तो स्टार्ट करेंगे। फिर भी जो बच्चे नए हैं उनको बता देना चाहूँगा, एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार जो कि धीरे धीरे ऑनलाइन का बादशाह बनता जा रहा है, आपके लिए प्रत्येक दिवस मॉर्निंग में 5 बजे एक ऐसी क्लास लेकर के आता है जिसमें आपसे डिस्कस किए जाते हैं 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली हैं। और लास्ट में हम पूछते हैं एक प्रश्न जिसका जवाब देना होता है आपको कमेंट के माध्यम से। तो चलिए शो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले ऐसे हमारे विद्वान साथी जिन्होंने अभी तक हमें फेसबुक पेज, टेलीग्राम, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो तुरंत रोजाना अपडेट पाने के लिए जल्द से जल्द यहाँ पर आप मुझे ज्वाइन करें। चलें पहले प्रश्न के साथ ही स्टार्टिंग करते हैं। बड़े नए अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। भूकंप का मुख्य कारण क्या है? आपको पता है विश्व भूगोल के अंतर्गत आने वाला ये प्रश्न आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। चाहे आप टेट की परीक्षा देख लीजिए, चाहे आप सिविल की परीक्षा देख लीजिए, या आप आगामी लेखपाल के एग्जाम के लिए बात कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे रिलेटेड एक प्रश्न आएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट इसी प्रश्न पे चर्चा नहीं करूंगा। इससे जितने भी प्रश्न निकलते हैं 2-4 प्रश्नों को और निकालने का भी प्रयास करूंगा। चलिए देखता हूं भूकंप का मुख्य कारण क्या है। तो पहली चीज़ तो आपको भूकंप का मुख्य कारण क्या है इस पर आने से पहले एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि भूकंप को और किन किन नामों से जाना जाता है। पहला प्रश्न तो यही आप समझ जाइए, भूकंप होता क्या है यही समझ जाइए। तो भूकंप का शाब्दिक अर्थ होता है मित्र पृथ्वी का कांपना या हिलना। अगर हम हिंदी की तरफ से थोड़ा सा बात करें तो भूकंप का मतलब हिलना होता है। जैसे आप देखने कुछ हिला तो हम कहते हैं भूकंप आ गया। तो यह एक आकस्मिक अंतर्जात प्रक्रिया का प्रतिफल है जिसके द्वारा भूतल में हलचल पैदा होने के परिणाम स्वरूप कंपन होता है। तो आप यही जान लीजिए, आपसे कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भूकंप को और किस नाम से जाना जाता है, भूकंप को और क्या कहते हैं। तो भूकंप का मतलब हिलना या आप कह सकते हो कंपन। एक प्रश्न तो ये निकला। दूसरा प्रश्न आपका यही है कि भूकंप का मुख्य कारण क्या है, यानी किसके कारण भूकंप होता है। तो भूकंप की उत्पत्ति के कुछ प्रमुख निम्नलिखित कारण हैं, उन कारणों पर पहले हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक कारण तो आपका आता है ज्वालामुखी से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, धीरे धीरे सुनिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं कि जल्दी से मैं आपको जवाब दे दूं। ज्वालामुखी क्रिया के बाद जो क्रिया आती है उसको बोलते हैं भूसंतुलन के बाद जो क्रिया आती है इस पे मैंने चर्चा भी किया है पिछले पार्ट में, भ्रंशन। क्या कहते हैं इसको? भ्रंशन के बाद जो क्रिया आती है उसको बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी के बाद आता है आपका प्रत्यास्थ पुनश्चलन, और इसके बाद आता है जलीय भार के बाद आता है उल्कापात, उसके बाद आपका हो गया परमाणु बमों का परीक्षण। तो देखिए ये भूकंप के मुख्य कारण हैं, आप यही समझ जाइए। अब कारण यही आपसे पूछा क्वेश्चन कि भूकंप का मुख्य कारण क्या है, तो इतने सारे कारण हैं। अब इसमें आप देखिए कि कौन सा कारण आपको मिल रहा है। अनाच्छादन की कोई दिक्कत नहीं, यहाँ जमीन नहीं कट रहा है। विवर्तनिकी, तो बिल्कुल यही सही जवाब हो गया, क्योंकि आपको यहाँ पर देखिए मिला है ना प्लेट विवर्तनिक, तो यही आपका ऑप्शन में मिल रहा है। ना तो भू परिभ्रमण होगा ना भू घूर्णन होगा, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब तो हुआ ऑप्शन बी विवर्तनिक। लेकिन आप समझ जाइए मित्र, कहीं पे हो सकता है कि आपको विवर्तनिक ही ना दिए, इसमें से कोई भी कारण आपको दिया जा सकता है। आप समझते हुए चलिए।
ज्वालामुखी क्रिया, भू संतुलन, भ्रंशन, प्लेट विवर्तनिकी, प्रत्यास्थ पुनश्चलन, जलीय भार, उल्कापात, परमाणु बमों का परीक्षण, ये सभी हैं भूकंप के मुख्य कारण। एक बात, दूसरी बात मित्रों आपको बताना चाहूँगा, इसी से रिलेटेड जो एक प्रश्न और आपका निकलता है, कई बार आपसे पूछता है कि अधिकांश विध्वंसकारी भूकंप का कारण सामान्यतः क्या होता है। ये तो सिंपल भूकंप की बात करा, यही अगर यहाँ पर एक वर्ड में लिख देता विध्वंसकारी, विध्वंसकारी का मतलब क्या होता है, बहुत खतरनाक जो भूकंप आते हैं, ऐसे जो भूकंप होते हैं उनका मुख्य कारण क्या होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं प्लेट विवर्तनिकी, ये जो है सबसे खतरनाक होता है। अगर देखा जाए तो इसका जो है, इसमें वैसे 15 गतिशील प्लेटें होती हैं, उनके बारे में अगर देखेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, लेकिन बस इतनी सी आप जानते रहिए बातें। अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि अधिकांश विध्वंसकारी भूकंपों का कारण सामान्यतया क्या होता है, तो होता है प्लेट विवर्तनिक, एक चीज। दूसरा और एक प्रश्न आपसे इसी में पूछा जा सकता है मित्र, ये देखिए आपको दिख रहा है ना ज्वालामुखी क्रिया, ये ज्वालामुखी क्रिया होती क्या है, इसका संबंध कहाँ से आता है, तो बताना चाहूँगा, जब ज्वालामुखी लावा भूपटल के आंतरिक भाग में ठंडा होकर जम जाता है तो कई भू आकृतियों का निर्माण होता है। जैसे मैं बात करूं बैथोलिथ, लौकेलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ, सिल्वा डाइक, तो आपसे क्वेश्चन क्या कह सकता है, ज्वालामुखी क्रिया के लिए प्रश्न आपसे बना के कह सकता है कि लौकोलिथ और बैथोलिथ के निर्माण का संबंध किससे है, तो ज्वालामुखी क्रिया से है। किससे है मित्र, ज्वालामुखी क्रिया। अच्छा, ये ज्वालामुखी क्रियाएं जो होती हैं, इसी से एक प्रश्न और पूछा गया है सागर से रिलेटेड कि ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं, तो सामान्यतः ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है मित्र, प्रशांत महासागर में पाया जाता है। और भी जैसे एक कारण मैं बताऊं, आपको याद होगा 2014 की घटना भी भूला नहीं होगा आपको, सुनामी लहर के बारे में आपने सुना होगा। सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल समुद्र में उत्पन्न था, तो आप यही समझिए कि समुद्र के नीचे जब भूकंप आया उसी को सुनामी का नाम दिया गया। आपसे पूछा जाए तो आसान शब्दों में आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलते चलते एक प्रश्न और समझ लेते हैं। कई बार पूछा गया है कि भूकंप के परिणाम को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। सिस्मोग्राफ भूकंप के मापने का जो यंत्र है उसको क्या कहते हैं मित्र, सिस्मोग्राफ, या जिसको हम भूकंप लेखी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप लेखी कहते हैं। इसके वैसे मुख्यतः 3 स्केल होते हैं, राशि फेरल स्केल, उसके बाद मर्केली स्केल और तीसरा होता है रिक्टर स्केल। अब ये राशि फेरल स्केल जो होता है, अगर इसमें मैं बात करूं तो मापक इसका होता है 1 से 11, मर्केली स्केल जो होती है 1 से 12 मापक होता है और रिक्टर स्केल जो होता है 0 to 9 मापक के अंतर्गत होता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपसे पूछ लेता हूं, भूकंप केंद्र के नीचे का बिंदु जो होता है उसको क्या कहा जाता है, तो भूकंप केंद्र के नीचे का जो बिंदु होता है उसको फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र, फोकस कहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक खूबसूरत अंदाज में प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या करा है, संसार की छत किसे कहते हैं। देखिए मित्र, आपको फिर से बता देना चाहूंगा, ऐसे हमारे साथी जो किसी भी वनडे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हों, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक सुबह 5 बजे आप एसपी शुक्ला एजुकेट पर आइए, 10 प्रश्नों का ऐसा सेट आप पढ़िए, इसका आप कलेक्शन करते जाइए, इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड करते जाइए। आप विश्वास मानिए मित्र, आगामी जो भी एग्जामिनेशंस हैं, अगर आपने इस शो को अगले 1.5 महीने या 2 महीने, मैं कहूँगा मेरी राय मानिए, अगर 2 महीने का मतलब क्या होता है, 30 × 2 = 60 दिनों तक अगर आपने देख लिया तो विश्वास मानिए जीएस पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप पीसीएस का एग्जाम घर बैठ के प्री का एग्जाम निकालोगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको वादा देता हूं कि पीसीएस का एग्जाम हुआ, लेखपाल का एग्जाम हुआ, खंड शिक्षा अधिकारी का हुआ, इन सभी एग्जामों को आप घर बैठे निकालेंगे। तो आप देर ना करिए, इसको जरूर से जरूर पढ़ा करिए।
ओके बाकी हमारे यहाँ लेखपाल का बैच फ्री चल रहा है मित्रों। जो भी प्रवेश चाहते हैं, मैं नंबर लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। 9415-800-659, 9415-800-659 पर लेखपाल का बैच फ्री चल रहा है। मात्र 100 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज लग रहा है। और हमारे यहाँ पीसीएस के लिए, बीईओ के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए टेस्ट सीरीज भी बन चुके हैं। उसके लिए भी आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप के माध्यम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, संसार की छत किसे कहते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, संसार की छत। तो पामीर का पठार आपने देखा होगा, ऑप्शन सी। पामीर पठार तिब्बत के पठार का ही एक भाग है, जो मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख पठार एवं पर्वतमाला है। इस पठार की रचना हिमालय, तियनसान, काराकोरम, कुनलुन और हिंदू कुश पर्वत श्रेणियों के संगम से हुआ है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसीलिए इसे संसार की छत कहा जाता है। तो आज आप जान जाइए, पामीर का पठार जो है ये विश्व का सबसे, लिख लीजिए ये पॉइंट, विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसीलिए इसको संसार की छत कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। भैया तीसरा प्रश्न जल्दी से आओ, स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है, यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात कर रहे हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी तो बिल्कुल वोल्गा। आप बच्चे जवाब भी देते रहा करिए। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा, यूरोप महाद्वीप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी है। और इसकी अगर लंबाई हम आपको बताना चाहेंगे तो 3530 किलोमीटर, 3530 किलोमीटर है। यह वल्दाई पहाड़ी से निकलकर रूस के पश्चिमी भाग से प्रवाहित होती हुई कैस्पियन सागर में निकलती है। तो कई बार पूछा जाता है कहाँ से निकलती है और कहाँ मिलती है, तो भैया नोट कर लो, लगे हाथ हमारे साथ आप भी। वल्दाई पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी से निकलती है, वल्दाई पहाड़ी से निकलती है और मिलती कहाँ है जाकर के, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर आपको पता है बहुत ही खारे पानी की सागर के लिए प्रसिद्ध है, तो कैस्पियन सागर में जाकर के मिलती है। आइए आगे बढ़ते हैं फोर्थ प्रश्न पर। चौथा क्वेश्चन, निम्न में कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर मध्य एशिया में स्थित विश्व की सबसे बड़ी झील है, जिसका कुल क्षेत्रफल अगर आप बात करें 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना, 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। इसीलिए इसे सागर भी कहा जाता है। केवल और केवल सागर भी कह देने मात्र से कैस्पियन सागर को ही जाना जाता है। जबकि अगर हम देखिए, कुछ बच्चों का कहना होगा कि सुपीरियर झील भी हो सकता है। नहीं, आपको बताना चाहूँगा सुपीरियर झील जिसकी जो अगर क्षेत्रफल भी इसका भी नोट कर लीजिए आप, 82,100 किलोमीटर, 82,100 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर नहीं में तो वर्ग किलोमीटर है। और इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है विक्टोरिया, जिन बच्चों ने विक्टोरिया बता रहे हैं उनको भी नोट कर लीजिए, 69,400 वर्ग किलोमीटर, 69,400 वर्ग किलोमीटर। तथा इधर आपको बैकाल दिख रहा है, बैकाल झील जो है 31,500 31,500 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र विस्तृत है। तो हमने आपको लगे हाथों जो है जितने भी प्रश्न बनते हैं छोटे छोटे पॉइंट को, उन पॉइंटों से भी आपको रूबरू कराते हुए चलते रहेंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में प्रवाहित होती है। कौन सी नदी जर्मनी में प्रवाहित होती है। सीन, वोल्गा, डेन्यूब, टेम्स। कौन से देश की बात कर रहा है, जर्मनी की बात कर रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है मित्रों, डेन्यूब। डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट किस नाम से जानी जाती है मित्र, नोट कर लीजिए, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई काला सागर ब्लैक सी में गिरती है। यह 4 यूरोपीय देशों की राजधानियों सहित कुल 10 यूरोप देशों से होकर प्रवाहित होती है। ये भी अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं आराम से। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर आपसे मान लीजिए मैं थोड़ा सा चेंज करता तो बदल भी सकता था, फिर भी
लेकिन आप जर्मनी की बात कर रहे हैं तो जर्मनी में मैं डेन्यूब को ही बताऊंगा। डेन्यूब आप समझते हुए चलिए। कहाँ से निकला भैया? ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट मतलब काला, यहाँ ब्लैक मतलब आप जानते हैं ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकल करके दक्षिण पूर्व में स्थित काला सागर ब्लैक सी में, ब्लैक को ही मिल रहा है, ब्लैक सी में गिरती हुई यह 4 यूरोपीय देशों में, कितने देशों में? 4 यूरोपीय देशों में, 4 यूरोपीय देशों की राजधानियों सहित कुल 10 यूरोपीय देशों में। अच्छा, इसी के साथ एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये तो यूरोप की बात हो रहा है, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो एशिया की सबसे बड़ी नदी, क्वेश्चन इसमें मैं बोल रहा हूँ अपने तरफ से, आप लिख लीजिए, यांग त्सिंग्यांग नदी। नोट कर लीजिए मित्र, बहुत अच्छा प्रश्न मैंने बोला है, आ गया हाँ याद, तो आप ये भी नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछता एशिया की सबसे बड़ी झील, या सबसे बड़ी झील नहीं, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो एशिया की सबसे बड़ी नदी जो है यांग त्सिंग्यांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। और इसकी अगर हम बात करें लंबाई तो इसकी लगभग 6300 किलोमीटर 6300 किलोमीटर है, जो चीन में सीकोंग पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर दक्षिण पश्चिम से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती हुई पूर्वी चीन सागर में जाकर के गिरती है, यानी पूर्वी चीन सागर में जाकर के मिल जाती है। अच्छा प्रश्न है, इसलिए हमने आपको ये भी बता दिया। आइए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? किस देश में अमेजन नदी बहती है? क्वेश्चन ये भी कह सकता था किस देश में अमेजन नदी नहीं बहती है। तो अमेजॉन कंपनी आप बहुत फेमस है, जान ही रहे हैं, वैसे ही समझ लीजिए। तो अमेजन जो है विश्व की दूसरी सबसे लंबी, कितनी भैया? विश्व की दूसरी सबसे लंबी एवं अफवाह का मतलब क्या होता है? आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है, यानी आयतन ज़्यादा है, यानी इसमें पानी ज़्यादा समा सकता है। लेकिन अमेजन नदी विश्व की सबसे जो है आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। लेकिन वैसे जो है नील नदी है तो आपको पता ही है, लेकिन ये विश्व की क्या है? दूसरी सबसे बड़ी नदी है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वतमाला से निकल करके, कहाँ से निकलती है? एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि अमेजन नदी निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? तो इस क्वेश्चन में पराग्वे, चिली, ब्राजील, अर्जेंटीना दिया हुआ है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राजील। कौन सा देश हो जाएगा मित्रों? ब्राजील हो जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है। अब देखिए, स्वेज नहर से रिलेटेड एक प्रश्न हमने पिछले क्लास में भी रखा था, इस क्लास में भी रखा, क्योंकि अच्छा प्रश्न इसने बनाया है, एग्जामों में बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। तो स्वेज नहर, जिसको स्वेज कैनल कहते हैं, लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है। पहले तो एक चीज जान जाइए, लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है। यह नहर मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप, मिस्र के कौन से भैया? मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप को काटकर बनाई गई विश्व की द्वितीय सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है, जो 165 किलोमीटर लंबी और 48 मीटर चौड़ी, 48 मीटर जिसकी चौड़ाई, और 10 मीटर गहरी है। इस नहर का निर्माण कार्य सन 1869 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में हुआ था, जो कि 10 वर्षों तक कार्यकाल हुआ, और सन 1869 यानी 1869 में इस नहर से यातायात प्रारंभ हुआ। यह विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। इस नहर के दक्षिणी सिरे पर पोर्ट स्वेज तथा उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। अब पोर्ट सईद और क्या दे रहा है? पोर्ट सईद बंदरगाह, और उत्तरी सिरे पर पोर्ट स्वेज है। तो इतनी सी आप क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म, तो पत्तन युग्म जो है वो है पोर्ट सईद तथा स्वेज, पोर्ट सईद तथा सेज ये हैं। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया कि उत्तरी स्थिति पर अगर देखेंगे, उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह, पोर्ट सईद बंदरगाह जो है ये उत्तर की तरफ, मैं उत्तर लिख देता हूँ, केवल उत्तरी
तरफ है। ठीक है, बाकी ये जो स्वेज दिख रहा है, स्वेज के बारे में भी मैंने बता दिया, जिसको पूरा नाम पोर्ट स्वेज है। तो ये दक्षिणी सिरे पर स्थित है, दक्षिणी सिरे पर पोर्ट स्वेज है, और जो है उत्तरी सिरे पर पोर्ट साइड है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? सू नहर जोड़ती है। सू नहर जोड़ती है, किसको जोड़ती है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत सारे एग्जामों में बहुत बार ये पूछा जा चुका है, इसमें आपको दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। सू नहर, सू कैनल जो है ये उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील, किसको भैया? उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील को किससे जोड़ती है? हुरोन झील से जोड़ती है। ये दोनों झीलें विश्व प्रसिद्ध महान झीलों के भाग हैं। इन झीलों के मध्य सेंट मेरी जलप्रपात स्थित है। तो आप भी वो भी पूछा जाए कौन सा जलप्रपात स्थित है? सेंट मेरी जलप्रपात स्थित है। यानी इस क्वेश्चन का सू नहर जोड़ती है किसको? सुपीरियर व हुरोन को। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? अब देखिए, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात किया जा रहा है, तो बिल्कुल ब्रह्मपुत्रा को आप भूल नहीं सकते हैं। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। पहले चीज तो आप एक क्वेश्चन यही देख लीजिए, अगर आपसे यही क्वेश्चन डायरेक्ट कह देता किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो आपको पता है ब्रह्मपुत्र। आपसे यही पूछ लेता कि बताइए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है उस द्वीप का नाम ही है माजुली। कौन सा द्वीप है भैया? माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा? माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। या भारत के कौन कौन से राज्य से होकर के जाता है, कभी कभी प्रश्न पूछता है, तो आप पहले जान जाइए। या भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी भी इसीलिए कहा जाता है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी। बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। प्यारा प्रश्न है, प्यारे अंदाज में क्वेश्चन क्या कह रहा है? वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? बताइए। इस प्रश्न का जवाब हर बच्चे को पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अच्छा प्रश्न है, हमारे बहुत सारे एग्जामों में बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसको हम आशा भी करते हैं कि आपको आता भी है। चलिए हम इस पे डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। देखिए, बिल्कुल सही जवाब तो होगा, आपको बिल्कुल सही आना चाहिए। नाइट्रोजन होगा, हर बच्चे ने सही जवाब दिया होगा। फिर भी थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं मित्रों। वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों, जलवाष्प, धूलकणों आदि से मिलकर बना है। वायुमंडल में पाई जाने वाले गैसों में सर्वाधिक मात्रा जो है, नंबर 1 जो है वो है नाइट्रोजन का। कितना है भैया? 78%, यानी 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और अक्रिय, जो सक्रिय ना हो, गैस है। इस गैस की खोज अगर देखें तो पूछा है कई बार 1772 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में स्कॉटिश वैज्ञानिक डेनियल रदरफोर्ड, नाम भी लिख लीजिए, आप सभी लोग लिख लीजिए, डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। नाइट्रोजन के पश्चात वायुमंडल में ऑक्सीजन पाया जाता है। पहले पे आपका नाइट्रोजन है, दूसरे पर ऑक्सीजन है, यानी O2 पाई जाती है। कितना परसेंट है भैया? O2 21%। फिर इसके बाद नाम आ जाता है आर्गन का। आर्गन गैस कितना है? 0.93%। फिर इसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का 0.003, 0.03 ही है, 0.03% पाया जाता है। फिर इसके बाद और भी गैसेस आती जाएंगी, अन्य हैं बहुत ही मामूली मात्रा में। तो इस क्वेश्चन का तो आपको जवाब मिल गया। यानी क्वेश्चन कह रहा था कि वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। पहले स्थान पर नाइट्रोजन, दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन, तीसरा स्थान अगर देते इसमें नहीं दिया है तो हम दे सकते थे आर्गन, फिर आपका आता कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ जाएंगे। जैसा कि आपको पता है प्रत्येक दिवस हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। उसी श्रृंखला में जो प्रश्न हमने लास्ट टाइम पूछा था, उसका जवाब हम प्रत्येक दिन आपको श्रृंखला के लास्ट में बताते भी हैं। तो आज भी जवाब देने की बारी है। बहुत सारे बच्चों ने पिछले क्लास में जवाब भी दिया है, आपको बधाई हो। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, लाल सागर
क्वेश्चन ये है, लाल सागर एक उदाहरण है। तो बताइए मित्रों, लाल सागर किसका उदाहरण था? हमारे बहुत सारे विद्वान साथियों ने सही जवाब दिया था। लाल सागर एक उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण है? ज्वालामुखी घाटी का, ज्वालामुखी घाटी का, अपरदित घाटी का, और उसके बाद दिया है आपका अक्षीय द्रोणी का, अक्षीय द्रोणी का, और उसके बाद दिया है यू आकार घाटी का। कौन सी आकार घाटी? यू आकार घाटी का। तो इस क्वेश्चन का तो पहले आप जवाब समझ लीजिए। जिन बच्चों ने जवाब दिया था उनमें बहुत सारे हमारे अच्छे बच्चे थे। अक्षीय द्रोणी का, ये किसका उदाहरण है मित्रों? अक्षीय द्रोणी का। लाल सागर एक अक्षीय द्रोणी, जिसको एक्सियल ट्रॉफ कहते हैं, का एक उदाहरण है, जो अफ्रीका एवं अरब के बीच में स्थित है। किसके किसके बीच में? अफ्रीका एवं अरब के बीच में स्थित है। इस क्षेत्र में चुंबकीय विसंगति, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक एनोमली, का निर्धारण किया गया है। लाल सागर के आसपास वर्ष भर उच्च तापमान रहने के कारण रेगिस्तानी जलवायु वाले देश स्थित हैं। इसके किनारे जिद्दा, हेजाज, मिस्र, पोर्ट सुडान, स्वेज तथा अकाबा आदि नगर स्थित हैं। उत्तरी अफ्रीका तथा यूरोप का एशिया के देशों से स्वेज नहर तथा संबंध होने के कारण इसकी व्यापारिकता महत्व जो है वो बहुत ही बढ़ गई है, या यूं कहें हम वो चरम सीमा पर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हुआ मित्रों, ऑप्शन सी हुआ। आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए आज का प्रश्न, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट के माध्यम से। बंदरगाह दिया हुआ है एक तरफ और एक तरफ दिया है देश। कौन सा बंदरगाह किस देश में स्थित है ये बताना है। रॉटरडम नीदरलैंड, इगारका चीन, मांटेवीडियो उरुग्वे, जकार्ता इंडोनेशिया। इस प्रश्न का जवाब देना है मित्र आपको कमेंट के माध्यम से। कैसा रहा आज का शो जरूर बताइएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही हमारे मित्र, ऐसे हमारे साथी जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हमारे PDF और प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप जल्द से जल्द टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जहां से आपको नोटिफिकेशन इसका मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और लास्ट में पूछे गए क्वेश्चन का भी जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है, और वैसे भी आपको बताना है कि ये कैसा रहा आज का शो। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।